हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है। देखिए, तद्भव शब्द की पहचान करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो शब्द हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और पूछा क्या जा रहा है कि आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है। तो आमलक का तद्भव शब्द क्या होता है, हिंदी भाषा का शब्द। तो आमलक का तद्भव शब्द होता है आंवला, क्योंकि आंवला जो है ना ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, तिनका का तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द को पहचानने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तिनका का तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तो तिनका का तत्सम शब्द क्या होता है, तृण, तिक्त, ताम्र, त्वरित। जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। तिनका का तत्सम शब्द क्या होता है, तो तिनका का तत्सम शब्द होता है तृण। क्या होता है, तृण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, तकदीर शब्द है तत्सम, फारसी, तद्भव, अरबी। आपको ये बताना है कि जो तकदीर शब्द है, तकदीर कैसा शब्द है, तत्सम है, फारसी है, तद्भव है या अरबी है। देखिए, तकदीर जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चंस पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 54 क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऐसा कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, पीढ़ी जो है ना, पीढ़ी, ये तत्सम शब्द नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें खाली स्थान क्या कहते हैं। अव्यय, वचन, क्रिया, लिंग। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है। धीरे चलो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। धीरे चलो क्योंकि यहाँ पर क्रिया की पहचान हो रही है। ट्रैफिक बहुत तेज ट्रैफिक लगा हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि धीरे चलो नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी जो आपको बता रहा है या बोल रहा है कि धीरे चलो, वो क्रिया अपनी क्रिया कर रहा है। यानी अपना जो है क्रिया आपको बता रहा है कि ऐसी क्रिया कीजिए जिसकी एक्सीडेंट ना हो। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, सी है मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, डी है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। तो देखिए, इसमें जो डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। आज देखिए, आज जो है ना, ये शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। बताइए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। बताइए क्या आंसर होगा। धूप में चला नहीं जाता, इसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है क्रिया विशेषण का, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। बताइए क्या आंसर होगा। मोहन से खाया नहीं जाता, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह गलती होने से खालिस्तान डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द है। वह गलती होने से बहुत या तेज, अचानक, धीरे धीरे। वह गलती होने से बहुत डरती है, तो यहाँ पर जो आपका बहुत है ना, यहाँ पर बहुत आ जाएगा, तो वह गलती होने से बहुत डरती है, इसलिए इस वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा बहुत, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप आंसर बता सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर 10 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि देवपण का संधि विच्छेद क्या होगा। देवपण का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देव-अर्पण का संधि विच्छेद होता है ऑप्शन नंबर वी, देवी धन अर्पण। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि देव-अर्पण में प्रयुक्त संधि क्या होगी, यानी इसमें कौन सी संधि होगी, संधि का नाम क्या होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगी यण स्वर संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, लाभदायक, अपनापन, समझदार। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। तो देखिए, उपसर्ग की बात हो रही, तो उपसर्ग में, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग होता है अन धन इच्छा। जब इसकी संधि करेंगे, तोड़ने पर ही पता चल रहा है कि अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो, अनिधन इच्छा, अनिधन इच्छा, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग का शब्द बताया था, तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंद्रियों को बस में रखने वाला ये क्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10 स्टार लगा लीजिए। इंद्रजीत, इष्ट, इंद्रजीत या इप्सित। आप लोगों ने पढ़ा होगा समास में, इंद्रजीत में कौन सा समास होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी भी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है। और उसमें पूछा क्या जा रहा है कि इंद्रियों को बस में रखने वाला। इंद्र को किसने जीता था, मेघनाथ ने जीता था, तो मेघनाथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो इसमें बहुप्रिय समास हो जाएगा। और उसमें पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इंद्रियों को बस में रखने वाला, तो इंद्रियों को बस में रखने वाला ये क्या कहलाता है। इंद्र को जीतने वाला यानी मेघनाथ था, उसको मेघनाथ को क्या बोला जाता है, मेघनाथ को इंद्रजीत बोला जाता है, तो इंद्रियों को बस में रखने वाला इंद्रजीत कहलाता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन से मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या, जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है। अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभव। जिसका अनुभव किया गया हो ये क्या कहलाता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे।
तो जिसका अनुभव किया गया हो वो कहलाता है अनुभूत, यानी वी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, अनिर्वचनीय शब्द का सही शब्द अर्थ क्या है? अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? मन को आनंदित करने वाला, बी है जिसको प्राप्त ना किया जा सके, सी एस जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, डी है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। और अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। तो अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 68 क्वेश्चन हमारा, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। वकील किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर मैं वकील जो है ना, ये किस भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए या 10 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए, वकील जो है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द। तो वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 69 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। देखिए, सुरेश जो है ना, ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा, तो मैंने आपको क्या बताया कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो महिमा, महिमा, इमा, इमा, तो इमा निकल रहा है इसमें, बोलने से पता चल रहा है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विपत्ति आना, खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना, आलोचना करना। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तो आड़े हाथों लेना, इसका मुहावरा क्या होता है? यानी खरी खोटी सुनाना। क्या होता है? खरी खोटी सुनाना। आड़े हाथों लेना, आप होमवर्क करके नहीं आए, ठीक है, टीचर आपको खरी खोटी सुना भी रहे हैं और मार भी रहे हैं, तो टीचर ने आपको आड़े हाथों ले लिया है, यानी खरी खोटी सुनाना। बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या सम्मान बढ़ाना। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? तो सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पंचानन में कौन सा समास है? मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पंचानी 5 आनंद हैं जिनके भगवान विष्णु ये भगवान है, तो आपके मन में बहुप्रिय समास आ रहा होगा, लेकिन इसमें बहुप्रिय समास नहीं होगा। क्यों? पंचानन, पंचानन यानी संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा, ना कि बहुप्रिय समास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु, मौक्तिक। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है युयुत्सु। क्या कहलाता है? युयुत्सु कहलाता है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। गैस अगला क्वेश्चन क्या है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं इनको क्या कहा जाता है? विशंबर, दिक्पाल, पैगंबर या दिगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं इनको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं क्या कहा जाता है?
तो दिशा है जिनके वस्त्र हैं इनको कहा जाता है दिगंबर, यानी कि डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गैस अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहते हैं? वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहते हैं? आशु कवि, कुशाग्र, आशुलिपि या विद्वान? वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ए ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, आशु कवि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मकरंद, सहचर, रसिका, लिप्सा। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये आपको बताना है। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तृष्णा का पर्यायवाची शब्द होता है लिप्सा, यानी कि डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्छल का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? सामान्य, परवर्ती, रूढ़िवादी, विनम्र। उच्छल का विलोमार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, उच्छल का संधि विच्छेद होता है विनम्र, यानी कि डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? कथित, किंवदंती, औपचारिक, उल्लेखनीय। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसको हम कहते हैं किंवदंती, यानी कि वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। मैंने आपको क्या बताया था? स्टार्टिंग का जो शब्द है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो निष्कपट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो निष्कपट में प्रयुक्त उपसर्ग होता है निस, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द निर्मित है। प्रत्यय शब्द निर्मित, प्रत्यय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। प्रतिधन अय, यानी कि सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, ये आपको बताना है। सत्यधन, चित्तधन, आनंद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि सच्चिदानंद शब्द का संधि इसमें कौन सी संधि होगी, सॉरी इसमें संधि का नाम क्या होगा सच्चिदानंद में, तो आपको ध्यान में रखना है कि सच्चिदानंद में व्यंजन संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये हलंत देख रहे हैं आप लोग, जब भी हलंत लगा हो अपने माइंड में सेट कर लीजिए हमेशा के लिए कि यहाँ पर व्यंजन संधि होगी, हलंत देख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ क्या होता है? मसूर की दाल का महंगा होना, बी है मूर्ख अच्छी वस्तु की कद्र नहीं करते, सी है अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना, डी है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या होगा? तो यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? खुशियां मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना, सदा स्मरण रहना। चित्त पर चढ़ना इसका अर्थ क्या होगा? तो चित्त पर चढ़ना इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, सदा स्मरण रहना। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित लोकत्रुटि का अर्थ बताइए। असरफियाँ लूटें, कोयलों पर मोहर, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, व्यय संपूर्ण लाभ एवं स्वयं उठाना, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, डी है आय से अधिक व्यय। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान।
छियासवां क्वेश्चन हमारे हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होगा? शादी में गीत गाना, बी है जश्न मनाना, सी है असंगत बातें करना, डी है निचले स्तर की बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का हर अर्थ क्या होता है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत होता है असंगत बातें करना, यानी कि सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। बताइए क्या आंसर होगा? अति उत्तम के सही संधि विच्छेद का सही विकल्प आपको चुनना है। बताइए क्या आंसर होगा? अति धन उत्तम। बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएं। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि अति उत्तम में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, इसमें संधि का नाम क्या होगा, तो देखिए इसको मान लिया जाएगा छोटी ई और इसको मान लिया जाएगा छोटा ऊ। तो छोटी ई प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा? जाके ये बन जाएगा या, ठीक है, या बन जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी? यण स्वर संधि हो जाएगी इसमें, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ शून्य शब्द में समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। कल ही मैंने ऐसा एक क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको कराया था और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि इस ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। गर्भ को शून्य यानी कर्ता ने कर्म को का, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, गर्भ को शून्य, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, तो उसमें कौन सा समास होगा? गर्भ शून्य। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। गर्भ शून्य यानी गर्भ से शून्य, गर्भ है और गर्भ से शून्य होगा, तो गर्भ से शून्य होगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस, खालिस्तान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, धर्मसम्मत, धर्म सापेक्ष। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो ये देखिए यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। आकांक्षा, आकांक्षा ऐसे लिखा जाएगा, तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? निशा, रजनी, विवाहरी, दिवस। कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। दिवस जो है ना, दिवस, ये यामिनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधी रात का समय क्या कहलाता है? सरवरी, विवाहरी, निशा या निशीथ। आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 95, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। कर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ, सिक, अपकर्षण, विकर्षण। कर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? कर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सुषुप्त का विलोम शब्द क्या होता है भाई? श्रेष्ठ, जागृत, मृत, कृतज्ञ। सुषुप्त का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। सुषुप्त का विलोम शब्द होता है जागृत, यानी वी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विहित का विलोम शब्द क्या होगा? सुगम, असित, निषेध, स्थूल। विहित का विलोम शब्द क्या होगा? विहित का विलोम शब्द होता है निषेध, यानी कि सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दीर्घायु, दीर्घायु का शुद्ध शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दीर्घायु को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे,
नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है तरी। क्या होता है? तरी। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, तीनों कालों को जानने वालों को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी, त्राता। तीनों कालों को जानने वाला ये क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तीनों कालों को जानने वाला कहलाता है त्रिकालज्ञ, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृत, सांस्कृतिक, संस्कृति या सांस्कृतिक। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होता है? तो संस्कृति शब्द का विशेषण होता है सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सप्तऋषि, इसमें कौन सी संधि है? सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह, तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें हो जाएगी गुण संधि, यानी कि डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और मान लीजिए पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सप्तऋषि में कौन सा समास होगा, तो सप्तऋषि में हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।